दोस्तों जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक असम के मुख्यमंत्री की कुर्सी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं और उन पूर्व न्यायाधीशों के मुंह से एक ऐसा बयान निकला है जिसे सुनकर पूरे भाजपा खेमे में अभी हड़कंप मचा हुआ है। बयान सीधा है, बहुत सटीक है और बहुत छोटा है। बस 4 शब्दों का कि हेमंत विश्व शर्मा को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाडले मुख्यमंत्री, असम वाले वो चाचा जिनका नाम हेमंत विश्व शर्मा है और जिनके मुंह से हिंदू मुसलमान के अलावा शायद ही कोई तीसरा शब्द निकलता हो, आज उन्हीं के इस्तीफे की मांग खुद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व दिग्गज न्यायाधीश कर रहे हैं। और जिस अंदाज में मांग रखी गई है वो और भी दिलचस्प है, क्योंकि ये मांग किसी विपक्षी नेता ने नहीं की है, किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने नहीं की है, बल्कि उन लोगों ने की है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संविधान की किताबों को समझने और लागू करने में गुजार दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या है कि जज साहब को इतनी सख्त बात कहनी पड़ गई है। दोस्तों, बात इतनी सी है कि हम सबको अच्छी तरह मालूम है कि इस देश में एक ही जरिया बचा है जो मोदी सरकार पर लगाम लगा सकता है, और वो है देश की न्यायपालिका। बाकी तो सब एक तरफ हैं, और अगर न्यायपालिका भी अपनी भूमिका न निभाए तो फिर जनता की अदालत का इंतजार करना पड़ता है, और वो अदालत भी हर 5 साल में एक बार ही बैठती है। तो इस बीच में जो कुछ भी होता है वो न्यायपालिका के भरोसे ही होता है। अब आइए समझते हैं कि हेमंत विश्व शर्मा ने आखिर ऐसा क्या कह दिया है कि पूर्व जज साहबान को असंवैधानिक शब्द तक इस्तेमाल करना पड़ गया। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक असम के मुख्यमंत्री की मुसलमानों को लेकर के की गई टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकूर और इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने साफ साफ कहा है कि ये बयान असंवैधानिक है और मुख्यमंत्री को अब पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचा है। नैतिक अधिकार, ये शब्द याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आज के दौर की राजनीति में यही शब्द सबसे ज़्यादा दुर्लभ हो गया है। इसे ढूंढने के लिए दूरबीन लगानी पड़ती है। दूसरी तरफ मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर भी सामने आए हैं और उन्होंने दिल्ली के हौज खास पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा करके एफआईआर की मांग कर डाली है। मतलब मामला अब सिर्फ ट्विटर की टिप्पणियों तक सीमित नहीं है, ये सीधे थाने की डायरी में पहुंच गया है। और यहाँ आपको एक मज़ेदार बात बतानी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही हर्ष मंदर ने शिकायत की, हेमंत विश्व शर्मा तुरंत उनके ऊपर 100 मुकदमे दर्ज करवाने की धमकी लेकर के मैदान में आ गए। एक शिकायत के बदले 100 मुकदमे, ये गणित का हिसाब कैसा है भाई? इसे तो कोई अर्थशास्त्री भी समझ नहीं पाएगा। एक तरफ जनता कहती है कि थाने में एक एफआईआर लिखवाने में महीना लग जाता है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री साहब कैलकुलेटर लेकर के 100 मुकदमों की बुकिंग करते हुए नजर आते हैं। वो भी उस वक्त, वो भी उस शख्स के खिलाफ जिसने बस उनके अपने ही बयान पर आपत्ति जताई है। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जस्टिस मदन बी लोकूर सुप्रीम कोर्ट के कोई मामूली न्यायाधीश नहीं रहे हैं। वो देश के सबसे बड़े और सम्मानित जजों में से एक हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में कई ऐसे फैसले दिए हैं जो आज भी संविधान की किताबों में मिसाल के तौर पर पढ़ाए जाते हैं। और जब इस कद के इंसान से ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री की टिप्पणियां असंवैधानिक है, तो ये बात हल्के में लेने की बिल्कुल नहीं है। जस्टिस लोकुर ने साफ शब्दों में कहा है कि बंगला भाषी मुसलमानों के खिलाफ जो घृणास्पद बयान असम के मुख्यमंत्री ने दिया है, उन पर अब कार्रवाई होनी ही चाहिए। उन्होंने कहा है कि टिप्पणियां सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाली हैं, समाज में विष घोलने वाली हैं, और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री में ज़रा भी शर्म बची है तो उन्हें खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन शर्म वाला मामला भाजपा की डिक्शनरी में कहीं मिलता ही नहीं है दोस्तों। ये तो एक भूली बिसरी परंपरा हो गई है। अब बात करते हैं उस असली मुद्दे की जिसकी वजह से ये पूरा तूफान खड़ा हुआ है। असम में एक बड़ा तबका बंगला भाषा बोलने वालों के मुसलमानों का रहता है। हेमंत विश्व शर्मा ने अपने बयानों में सीधे सीधे कह दिया है कि ये सब लोग बांग्लादेशी हैं, इन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाए, इनका असम में कोई ठिकाना नहीं है। यानी सिर्फ भाषा के आधार पर आप ये तय कर देंगे कि कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं है। अब जरा दिमाग लगाइए, इस देश में 1000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। 22 भाषाओं को तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह मिली हुई है, और सैकड़ों बोलियां तो हर 20-30 किलोमीटर पर बदल जाती है। तो अगर हेमंता विश्व शर्मा वाला फॉर्मूला लागू कर दिया जाए तो देश के आधे लोग तो कहीं ना कहीं भेज दिए ही जाएंगे। अंग्रेजी बोलने वाले सारे लोग इंग्लैंड चले जाएंगे, फ्रेंच बोलने वाले फ्रांस चले जाएंगे, तमिल बोलने वाले श्रीलंका पहुंच जाएंगे, उर्दू बोलने वाले पाकिस्तान चले जाएंगे, और बंगला बोलने वाले बांग्लादेश चले जाएंगे। हिंदी बोलने वाले की खैर है, वो कहाँ जाएंगे? इस पर भी अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। शायद हिंदुस्तान में ही रहने की अनुमति दी जाए,
वो भी अगर पूरा जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास साथ लाएं तब। भाषा को नागरिकता का पैमाना बनाने से बड़ा मजाक इस देश के संविधान का और क्या हो सकता है। ये सोचकर ही दोस्तों रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर मामला यही नहीं थमता, इससे भी बड़ी बात है। हेमंत विश्व शर्मा ने ये भी दावा किया है कि लगभग 4 से 5 लाख बंगला भाषी मुसलमानों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे, यानी उन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। आप सोचिए, 4 से 5 लाख की संख्या कोई छोटी मोटी संख्या नहीं होती है। ये पूरे विधानसभा क्षेत्रों को उलट पुलट कर सकती है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी अधिकार वोट देने का है, और अगर आप एक झटके में लाखों लोगों को इस अधिकार से बाहर कर देंगे तो फिर ये लोकतंत्र किस बात का और ये चुनाव किस बात के। इसीलिए तो जस्टिस लोकूर बार बार यही कह रहे हैं कि किसी भी मुख्यमंत्री का संवैधानिक दायित्व नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है, कानून व्यवस्था बनाए रखना है, ना कि किसी खास समुदाय के खिलाफ खुले मन से जहर उगलना। एक जज के मुंह से जब ये शब्द निकलते हैं तो उसका वजन बहुत भारी होता है, क्योंकि जज बिना सोचे समझे शब्द नहीं चुनते, हर शब्द तौल कर बोलते हैं। और उन्होंने साफ कह दिया है कि हेमंता विश्व शर्मा ठीक वही उल्टा काम कर रहे हैं जो एक मुख्यमंत्री को कभी नहीं करना चाहिए। अब आते हैं उस बयान पर जो शायद इस पूरे विवाद का सबसे शर्मनाक पहलू है। जस्टिस लोकूर ने खुद हेमंत विश्व शर्मा के एक ऐसे बयान का जिक्र किया जिसमें मुख्यमंत्री साहब ने ये सलाह दे डाली थी कि अगर कोई रिक्शा चालक 5 रुपये किराया मांगे तो उसे परेशान करने के लिए सिर्फ 4 रुपये ही दिए जाएं। पढ़ने में लगता तो कोई मजाक जैसा है, लेकिन ये मजाक नहीं है, ये एक राज्य के मुख्यमंत्री का बयान है। अब सोचिए, वो रिक्शा चालक कौन होगा? वो शायद कोई मुसलमान होगा, कोई गरीब मजदूर होगा जो दिन भर की धूप में पसीना बहा करके 5 रुपये के जायज़ किराए की मांग कर रहा होगा, और उसी के साथ बेइंसाफ़ी करने की सलाह इस देश के एक मुख्यमंत्री देते हैं, वो भी सार्वजनिक मंच से। यही तो असली त्रासदी है इस देश की दोस्तों, क्योंकि गरीब की जेब से 1 रुपया काटने वाली बात कोई मुख्यमंत्री कैसे बोल सकता है? ये सोचकर ही कलेजा कांप जाता है। इस बयान ने यह भी साफ कर दिया है कि नफरत की राजनीति में इंसानियत का हिसाब पैसे की चिल्लर तक उतर आया है। और यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल भी उठता है, क्या हेमंत विश्व शर्मा को कभी ये बात बताया गया है कि रिक्शा चालक भी इसी देश का नागरिक है, वो भी टैक्स भरता है, चाहे परोक्ष रूप से सही, और उसे भी उतने ही अधिकार हासिल हैं जितने किसी बड़े नेता को हासिल हैं। लेकिन ये बात अब समझाने की नहीं, अब बार बार दोहराने की भी नहीं, क्योंकि जिनको समझना होता है वो एक बार में समझ जाते हैं, और जिनको नहीं समझना होता है वो 100 बार सुनकर भी उल्टा ही बोलेंगे। दोस्तों, हेमंत विश्व शर्मा वाला ये पूरा मामला दरअसल एक बहुत बड़े पैटर्न का हिस्सा है। भाजपा के अंदर एक अलिखित नियम बन चुका है कि जो नेता जितना ज़्यादा हिंदू मुसलमान करेगा, जितना ज़्यादा नफरती भाषण देगा, उसे उतनी बड़ी कुर्सी मिलेगी, उतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और उतना ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा। यही वजह है कि हेमंत विश्व शर्मा जैसे नेता हर सुबह उठ करके सोचते हैं कि आज कौन सा नया बयान दिया जाए। किसी को बांग्लादेशी घोषित कर दिया जाए, किसी को मियाँ मुसलमान कह दिया जाए, किसी की भाषा पर सवाल उठा दिए जाएं, किसी की खान पान की आदतों को निशाना बना दिया जाए। रोज़ एक नया मुद्दा, रोज़ एक नई सुर्खी, और रोज़ मीडिया को उनका चेहरा। लेकिन असम की समस्याओं पर, वहाँ के बाढ़ पर, बेरोजगारी पर, स्वास्थ्य सुविधाओं पर, स्कूलों की हालत पर उनकी तरफ से कोई डिबेट नहीं होती है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, कोई बयान नहीं आता है। ऐसा लगता है जैसे मुख्यमंत्री पद कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की नौकरी हो, जहाँ सिर्फ ट्रेंड करना ज़रूरी है। विकास तो एक साइड डिश है जो कभी कभार परोसी जाती है। यहीं पर एक बात और महत्वपूर्ण है दोस्तों कि हेमंत विश्व शर्मा शुरू से भाजपा में नहीं थे, वो पहले कांग्रेस में थे, और जब कांग्रेस में उनकी दाल नहीं गली तो वो पाला बदल करके भाजपा में चले गए, और जो जो चीज़ें भाजपा में सफलता की सीढ़ी है उन्होंने वो सारी चीज़ें झट से पकड़ ली। हिंदू मुसलमान की भाषा, मुसलमानों के खिलाफ रोज नए बयान, प्रधानमंत्री की जय जयकार, और नेहरू गांधी परिवार पर हर हफ्ते नए हमले। बस इसी फॉर्मूले पर वो असम के मुख्यमंत्री बन गए और आज मोदी सरकार के सबसे लाडले मुख्यमंत्री में गिने जाते हैं। लेकिन अब जब पूर्व न्यायाधीशों ने इस्तीफे की मांग रख दी है तो सवाल ये है कि क्या कोई फर्क पड़ेगा? और सच बताऊं तो शायद कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि भाजपा में इस्तीफा शब्द अब एक ऐतिहासिक धरोहर बन चुका है जिसे संग्रहालय में रखा जाता है। पिछले 10-11 साल में देखिए कितने बड़े बड़े आरोप लगे, कितने घोटालों की चर्चा हुई, कितने बयानों पर विवाद हुआ, लेकिन इस्तीफा किसी ने नहीं दिया। खुद प्रधानमंत्री का इस्तीफा तमाम मुद्दों पर मांगा जाता रहा है। अमित शाह से भी अलग अलग मौक़ों पर इस्तीफे की मांग हुई है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस्तीफे को हाथ नहीं लगाया। तो हेमंता विश्व शर्मा से ये उम्मीद रखना कि वो इस्तीफा दे देंगे
जाएंगे, ये तो दिन में सपने देखने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट भी अगर फटकार लगाए तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अदालत की बात को उसी अंदाज में लेते हैं जिस अंदाज में एक बच्चा माँ की डांट को लेता है। यानी सुनते ज़रूर हैं लेकिन असर उतना ही होता है जितने की ज़रूरत होती है। जब मौजूदा जजों के फैसले को पलटने की कोशिश ये लोग करते हैं तो पूर्व न्यायाधीशों की बात तो ये कहाँ से मानने वाले हैं। पूर्व न्यायाधीश की बात के लिए तो कहा जाएगा कि वो अब रिटायर हो चुके हैं, उनकी सुनवाई क्यों की जाए। एक अलग ही तरह की मनमानी चल रही है इस देश में, जहां जिसका चाहे एनकाउंटर कर दिया जाए, जिसे चाहे पुलिस कस्टडी में उठवा लो, जिसे चाहे जेल में डाल दो, कानून की किताबें अलमारी में बंद रहेगी और सत्ता का रबर स्टाम्प हर कागज पर बिना पढ़े लगता रहेगा। ऐसा लगता है जैसे बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान अब सिर्फ एक शो पीस बनकर रह गया है, जिसे संसद के केंद्रीय हॉल में सजा दिया जाता है और उसकी तस्वीरें ट्वीट पर पोस्ट की जाती है, लेकिन उसका असल इस्तेमाल दिनों दिन कम होता जा रहा है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि पिछले कुछ साल में कई ऐसे मौके आए जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह के नफरती बयानों पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कई बार कहा है कि हेट स्पीच किसी भी लोकतंत्र के लिए जहर की तरह है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन ज़मीन पर हालात ये हैं कि नफरती बयान देने वाले नेताओं की जीभ पर लगाम तो दूर, उन्हें और खुली छूट मिलती जा रही है। एक तरफ अदालतें कहती है कि सख्त कार्रवाई हो, दूसरी तरफ पुलिस थाने में जाकर के शिकायत करने वाले पर 100 मुकदमे थोप दिए जाते हैं। ये विरोधाभास ही आज के भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। जब पीड़ित को ही अपराधी बना दिया जाए और अपराधी को कुर्सी की सुरक्षा मिल जाए, तब लोकतंत्र का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए जस्टिस लोकूर और जस्टिस माथुर जैसे दिग्गजों का ये कहना है कि हेमंत विश्व शर्मा को अब पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है दोस्तों, न सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए बल्कि पूरी भाजपा के लिए। लेकिन एक और सच है जो कड़वा है कि इन पूर्व जजों की आवाज़ को गोदी मीडिया शायद ही पूरे प्राइम टाइम पर उठाए। आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों में इस खबर पर कितनी बहस होती है। शायद एक दो चैनल छू करके निकल जाएंगे, बाकी सब चुप्पी साध लेंगे, क्योंकि उनके स्टूडियो में हिंदू मुसलमान वाली बहसें ज़्यादा टीआरपी लाती हैं और संविधान की बात करने पर विज्ञापन कट जाते हैं। यही इस देश की मौजूदा मीडिया का असली चेहरा है। तो कहलाता तो चौथा स्तंभ है, लेकिन असल में सत्ता के दरबार का चरण बनकर रह गया है। दोस्तों, अब सवाल आप पर छोड़ता हूं। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि हेमंत विश्व शर्मा को इस्तीफा देना चाहिए या फिर उन्हें और खुली छूट मिलनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि नफरती बयानों पर कार्रवाई होनी चाहिए या फिर ये बयान लोकतंत्र का हिस्सा है? क्या भाषा के आधार पर किसी को नागरिकता से बाहर करना जायज है या फिर यह संविधान की सबसे बेबुनियादी भावना का उल्लंघन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारा लोकतंत्र सचमुच उस दिशा में जा रहा है जहां सत्ता की कुर्सी संविधान से बड़ी हो जाएगी? इस सारे सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जब तक जनता आवाज़ नहीं उठाएगी तब तक जज साहबान की आवाज़ें भी अनसुनी होती रहेगी। और याद रखिए, इस देश का असली मालिक ना कोई मुख्यमंत्री है, ना कोई प्रधानमंत्री है, ना कोई पार्टी है। इस देश का असली मालिक हम आप हैं, हम सब हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगली रिपोर्ट में मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहिए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।